चलिए, तो आज भी हम बात करने वाले हैं मिड कैप स्मॉल कैप के स्ट्रेस टेस्ट के आए नतीजों की और हमारा फोकस रहने वाला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड पर। हम यहाँ पर इस फंड पर और आए हुए स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रेस टेस्ट क्यों हुआ है, इस स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या है और इससे निवेशकों को क्या समझना चाहिए, इस पर हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट जो है लिक्विडिटी की सिचुएशंस को परखने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक म्यूचुअल फंड मैनेजर कब तक अपने एसेट्स को लिक्विडेट कर सकता है, अपने स्टॉक की होल्डिंग्स को लिक्विडेट कर सकता है, इसको एक बार परखा गया है और इसका टेस्ट लिया गया है। जहां पर हमने देखा कि तमाम तरह के फंड्स का डेटा आया और हमें ये पता लगा कि अगर 25% तक वो पोर्टफोलियो अपना लिक्विडेट करते हैं तो कितने दिन लगेंगे और अगर 50% लिक्विडेट करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर कुछ फंड्स के दिन जो आए हैं लिक्विडेट करने के वो बहुत ज़्यादा आए हैं, कुछ फंड्स के 1-2 दिन ही आए हैं जहां पर लिक्विडेट करने के उन्होंने समय लगाया है। लेकिन बात यहाँ पर अहम ये है कि स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों को देखते हुए निवेशक ये बिल्कुल भी ना समझें कि उनके फंड की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होने वाला है या उनको अपने फंड से निकल जाना चाहिए। ये स्ट्रेस टेस्ट एक क्राइसिस की सिचुएशन को हैंडल करने में एक फंड या फंड मैनेजर कितना समय लगाएगा होल्डिंग्स को बेचने में, लिक्विडेट करने में, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए जो है ये स्ट्रेस टेस्ट किया गया है। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में जैसे कि हम सब जानते हैं वैल्यूएशंस बहुत ऊपर हो चुके हैं और ऐसे में अगर निवेशकों के लिए कोई दिक्कत की स्थिति आती है तो फंड हाउस फंड स्कीम्स को लेकर कैसे निपटेंगे, इसको लेकर टेस्ट किया गया है। लेकिन हमारे साथ अब चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए डीपी सिंह, डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। डीपी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश के लिए। आपने शिरकत की, समय निकाला और बहुत सारे सवाल यहाँ पे लगातार जो स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं एसबीआई स्मॉल कैप को लेकर वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप जिसका अगर हम एयूएम देखें तो लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा का है। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं अगर हम पिछले 1 साल की भी बात करें, और इतने उम्दा रिटर्न्स दिए हैं। और जो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उसमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हो, उसमें वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स भी हो। लेकिन क्योंकि हम निवेशकों की बातों को यहाँ पर सामने रख रहे हैं आपके डीपी सर, सबसे बड़ा सवाल उनका यही है कि 50% अगर पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करना हो तो एसबीआई स्मॉल कैप को 60 दिन क्यों लग रहे हैं, जबकि इसके बदले अगर हम निपॉन की बात करें जिसका एयूएम बहुत ज़्यादा बड़ा है 44,000 करोड़ का, उनको कम दिन लग रहे हैं 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने के लिए। तो इसका आसान भाषा में आप क्या जवाब देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले शुक्रिया कविता जी, हमें इस प्रोग्राम में बुलाने का। और हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि एक मौका है जिसमें हम बहुत सारे निवेशकों को इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तो बिल्कुल, पहली बिल्कुल। बात तो ये है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये फंड 10 साल से चल रहा है। 2013 में एक बिल्कुल। बहुत छोटा सा फंड था, ये 100 करोड़ से नीचे का फंड था, जो कि आज 25,000 करोड़ हो चुका है। और इस फंड में हमने करीब-करीब 13 गुना 10 साल में 13 टाइम्स रिटर्न ऐसा करके ये रिटर्न दिया है। अभी मेन मुद्दे पे आता है, जो कहते हैं कि ये जो सेबी ने या एमफिल के थ्रू ये जो हुआ था स्ट्रेस टेस्टिंग का, ये सारी एक्सरसाइज हुई है, तो उसमें जो हम बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि देयर आर सम स्टॉक्स व्हिच आर इलिक्विड। और उसके बारे में बताऊंगा। आपने स्पेसिफिकली ये सवाल किया कि निपॉन और हमारा, तो निपॉन और हमारे में अंतर ये है कि हमारे फंड में सिर्फ 45 से 50 स्टॉक्स हैं, जो कि हम बहुत देर से एक लॉन्ग टर्म taking a call on the long term fortunes of those companies, we have purchased those and we have piled up those stocks in such a number कि वो जो बाकी जो स्टॉक्स हैं मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहे हैं और वो जो कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रही हैं। और अगर मैं इसको 50 को 200 कर दूं या बिल्कुल हक कर लूं अपने इंडेक्स को, तो नेचुरली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। बट सी, जो इलिक्विड स्टॉक होते हैं उसमें लिक्विडिटी प्रीमियम भी होता है। तो ये इलिक्विडिटी प्रीमियम जो की वजह से हमारी रिटर्न इतनी आई है। परंतु एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें हमने सिर्फ पोर्टफोलियो की बात की है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हमारे पास आज 25,000 करोड़ का फंड है तो करीब करीब 15 से 20% ऐसा पैसा है जिसको मैं एक दिन में भी वापस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव गॉट अराउंड 7.5% कैश इन द फंड। ओके, सो देन उसके बाद
करीब 7% निफ्टी फ्यूचर, जो कि कुछ स्टॉक्स को हम ना बेचने की वजह से हमने फ्यूचर को मार्केट से हेज किया हुआ है उसको, तो वो भी इक्विवेलेंट टू कैश होता है। उसके अलावा ये फंड जो है, इसमें 2.5 मिलियन इन्वेस्टर हैं, 25 लाख इन्वेस्टर हैं, और 2.3 लाख एसआईपीज हैं, जिनके जरिए हमें 650 करोड़ हर महीने आता है, वो भी एक लिक्विडिटी में ऐड होता है। तो 7.5% का कैश, 7% का निफ्टी फ्यूचर, प्लस 2.5% दिस थिंग, जो 25% को कहते 30 दिन में लगेगी, ये 18%, 20% तो हमारे पास वैसे ही कैश पड़ा हुआ है। और दूसरा ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि स्क्रीन के ऊपर जो सेल होती है, जो हम मार्केट में सेल करते हैं, तो उसके अलावा भी तरीके हैं। अगर मेरे पास कोई कंपनी बहुत बढ़िया है, जिसमें आज की डेट में शायद मार्केट में बायर ना हो, जब भी एक बड़ा लॉट बेचना होता है तो वो ब्लॉक डील होती है। एंड वी आर सो कॉन्फिडेंट कि अगर हम अपने ब्लॉक को बेचने जाएंगे, विल गेट ए प्रीमियम, even not a premium at the same level, or a little discount of 1 or 2%, will be able to sell the blocks in 1 or 2 days itself. That is what it is. This is a very good intention of the MFI and SEBI to do this exercise, but this is the first exercise which has done. There are so many other factors which will evolve over the period of time, and हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम ना है, ना थी, ना होगी। दैट इज समथिंग, इफ नीड बी, अगर हम इसको एक दूसरी भाषा में देखें, अब हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ की दूसरी जो सबसे बड़े हैं, जहाँ निवेशकों का पैसा लगा होता है एक बचत में, बैंक्स हैं। आज की डेट में किसी भी बैंक के पास अगर 10% लोग भी, 10% डिपॉजिटर भी पैसा निकालने के लिए चले जाएं, तो बैंक के पास उतना पैसा एकदम से नहीं होता जो उसको दे दे। वहां पे भी एसेट लायबिलिटी मिसमैच होती है, वहां पे भी रिजर्व बैंक के पास जाना पड़ता है टू क्रिएट लिक्विडिटी, और देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन बिकॉज़ देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स इन दैट, बट आई कैन अश्योर यू on behalf of industry, as well as especially on behalf of my fund house, there is no issue at all. और दूसरी बात यह है कि ज्यादा पैसा लेने की बात हमने 7 साल पहले 2017 में से ही पैसा लेना बंद कर दिया था फंड में। हम सिर्फ एसआईपी के थ्रू पैसा ले रहे हैं। हमारा एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, गुड कंपनीज का पोर्टफोलियो है, जो कि पिछले 13 सालों में, पिछले 10 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दी है, और आने वाले सालों में भी। ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड अपॉन द मूवमेंट्स इन द मार्केट, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल बी एबल टू जनरेट वेरी वेरी गुड रिटर्न्स इन दिस फंड। बिल्कुल नहीं सर, आपकी समझाइश को सराहना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी आसान भाषा में पूरा मामला समझाया है, और देश की सबसे बड़ी एएमसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रिटर्न के मामले पर तो कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज हमने फ़ंड की परफॉर्मेंस लगातार देखी भी है, और जिस तरह से आपने सुनिश्चित भी किया है कि केवल एसआईपी ही जो है निवेश का एक ज़रिया जो है वो रखा जाए, क्योंकि इतना फ्रॉड बिल्डिंग हो रही थी, तो कहीं ना कहीं एक एएमसी के लेवल पर आपने अपना धर्म तो बिल्कुल निभाया है। लेकिन अब ये, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट हम देखेंगे लगातार हर महीने की 15 तारीख को सामने आएंगे, पब्लिक किए जाएंगे। हालांकि आपने बताया कि किस तरह से लिक्विड और लिक्विड स्टॉक्स का एक जमावड़ा होता है पूरे स्टॉक पोर्टफोलियो में, और आपकी क्या रणनीति है। क्या इस स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट के बाद आप अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब इसके बाद दोबारा स्ट्रेस टेस्ट किया जाए, उसके फॉर्मूले में जो हम बात कर रहे हैं कैश की, निफ्टी फ्यूचर की, या मनी कमिंग थ्रू एसआईपी रूट एवरी मंथ, इन चीज़ों को भी साथ में देखा जाए कि कितना लिक्विडिटी किसी फंड के पास है। इसको जब इवॉल्व करेंगे, इसको और अच्छा बनाएंगे, कि बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, बिकॉज द काइंड ऑफ कंपनीज वी आर होल्डिंग इन आवर स्टॉक्स। लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो देखो पूरी मार्केट में है। आज की डेट में आईटीसी जैसा फंड, सॉरी स्टॉक, जब उनके जो पेरेंट है उन्होंने 5% उसको ऑफलोड करना था, उनको भी ब्लॉक डील करनी पड़ी, और ब्लॉक डील उन्होंने लेके आए थे कि हम 5% तक शायद डिस्काउंट दे सकते हैं, कि ये मार्केट में भावना थी। परंतु 1 घंटे में 5% स्टॉक 1 घंटे के अंदर 1% डिस्काउंट पे बिक गया उनका, क्योंकि there are so many buyers today. We have so much demand in the market. If there are good companies, there's a stock which is doing very the company is doing very good business. There are so many buyers for that stock.
not necessarily that the stock is being sold in the market, but it is available. We are very sure that we can create liquidity at any point of time if this need so arises. And ये भी बता देता हूँ ऐसा समय आएगा ही नहीं, इतना ज्यादा हमारा ब्रॉड बेस्ड है। 25 लाख इन्वेस्टर 25,000 करोड़ में, आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2.5 लाख जो 660 करोड़ की अगर मैं एसआईपी बुक की बात कर रहा हूँ और 2.3 लाख इन्वेस्टर्स हैं, तो SIP size is not also not in lakhs. It is just 2.3 thousand rupees. 2300 रुपए की SIP एवरेज साइज है। उसमें कुछ हो सकता है 10,000 20,000 की भी हो, कुछ हो सकता है 1,000 रुपए की SIP भी हो। तो 23 लाख SIP से 6,500 करोड़ हर महीने आना, कैश मेंटेन करके रखना, निफ्टी फ्यूचर में थोड़ा हेज करके रखना कोई पर्टिकुलर उसको देखने के लिए। तो इसके लिए हमें कोई इस तरह की कोई चिंता लगती नहीं है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। परंतु फिर भी वी विल ऑलवेज बी देयर लुकिंग एट द थिंग्स प्रोएक्टिवली। अगर कोई ऐसी चीज हमें लगेगी तो हम ये पहली बार है ये स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। This is going to be an ongoing process, and we'll make sure that then people look at the things in a different manner also, not only on this only on these parameters. बिल्कुल नहीं, लेकिन इतनी गहरी संस्था में से जब आप जैसी कोई वज़नदार आवाज़ आके बात करती है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं निवेशकों के जहन में जितने भी सवाल हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो अनुभव है और आपका जो जुड़ाव है हमारे साथ और दर्शकों के साथ वो काफ़ी गहरा है। सर, क्योंकि एक सवाल मेरे ख्याल से थोड़ा सा फंड मैनेजर के लिहाज से ही मैं सवाल आप ही के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में PE रेशियो जो निकल कर भी आया है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक रीडिंग है जो बहुत चल रही है, चर्चा में है, शायद आप समझा पाएँ इसको विस्तार से। तो मिड कैप में हम देख रहे हैं जो स्टॉक्स हैं उनकी जो एवरेज PE निकल के आ रही है वो 21 से 62 तक जा रही है। स्मॉल कैप की बात करें तो 18 से लगभग 48 तक जा रही है। कहीं ना कहीं जो महंगे होते हुए वैल्यूएशंस हैं उसको दरकिनार करते हुए फंड मैनेजर्स थोड़ा ग्रोथ और वैल्यू की ओर जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने कदम को। इसको आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा PE तो थोड़ी सी रियलिस्टिक नहीं लगती है, क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें क्या है कि देयर इज अनदर फैक्टर इन द मार्केट व्हिच इज डिमांड एंड सप्लाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने फंड हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये है कि जब उस कैटेगरी में पैसा आ रहा है जो कि एक सेबी के लिए भी या एमपी के लिए भी एक एक चिंता का विषय था कि बहुत ज्यादा पैसा इस कैटेगरी में आ रहा है और उसकी वजह से पी जो है जब उन्हीं स्टॉक्स के खरीदते रहेंगे तो नेचुरली जो पी रेशियो जो है ऊपर जाएगी जाएगी। जब हायर रेट पे लेते हैं तो P is a function of what is the price and what is the earning of that particular stock. अर्निंग ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से बढ़ रही हैं और अर्निंग जो अभी डाटा भी आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, परंतु वो अलाइनमेंट पूरा नहीं है। मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत हूँ। परंतु एक बात और भी है कि जितने भी बढ़िया स्टॉक्स होते हैं उनकी पी ज्यादा होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक फंड मैनेजर जब लंबे समय के लिए पैसा लगाता है तो उसको ये लगता है कि अगर मैं आज हायर पी पे ले भी लूंगा तो मैं उसको लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसको 10 साल रखने वाला हूँ। अगले 20 साल तक मैं इस फंड को इस स्टॉक को छेड़ने वाला नहीं हूँ। तो पी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलाइन हो जाएंगी, परंतु हो सकता है कि कल को मेरे को ये स्टॉक ना मिले। तो एक वो भी है और डिमांड सप्लाई का भी होता है, परंतु ये जो पूरी एक्सरसाइज है सराहनीय है, क्योंकि इससे लोगों को और डिसिप्लिन लाने की, अगर आपने देखा होगा कई फंड हाउसेस ने इस पूरी एक्सरसाइज शुरू होने के बाद एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की है। जैसे कि हम 2017 से कर रहे थे, कभी और फंड हाउसेस ने अपना इनफ्लो, पहले भी कुछ लोगों ने बंद किया है, अभी भी कुछ लोग इनफ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ क्रेडिबल फंड हाउसेस ने 2 लाख रुपए मंथली का किया है। कुछ फंड हाउसेस ने इसको ये कह के शुरू कर दिया कि हम सिर्फ 20,000 या 15,000 तक रुपए की एसआईपी लेंगे। तो दिस इज ए गुड वेरी वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज दिस मार्केट इज वेरी वाइड और सारा पैसा अगर एक ही कैटेगरी में आएगा या स्मॉल कैप में आएगा तो उसमें ये पीस का ऊपर जाना स्वाभाविक है। परंतु इसके बाद आई थिंक थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा इसमें।
बिल्कुल। अब जैसे कि हम लगातार दर्शकों को भी समझा रहे हैं कि जो स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे हैं वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखकर कराया गया टेस्ट है जिसके नतीजे पब्लिक किए गए हैं, और इस स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों को आप उस बात का बेस ना बनाएं जहां पर आप एक फंड से निकलने या उसमें प्रवेश करने का फैसला लें। टीपी सर, आप कैसे इस बात को और समझा पाएं बेहतर तरीके से हमारे नहीं, दर्शकों को? मैं बिल्कुल सही है, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं उनको एसआईपी करते रहना चाहिए। जो बिल्कुल। किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, प्रॉफ़िट बुक करना चाहे तो बिल्कुल करके देखना चाहिए उसको। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आज की डेट में जो हमारे देश की स्थिति है, एवरीबॉडी इज़ सो कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया, तो हम चलो अपने फंड्स की तो बात कर लेंगे, परंतु ये जो बाहर के देशों से पैसा आ रहा है हिंदुस्तान में, वो भी इंडियन स्टॉक्स में ही लग रहा है। हम ये नहीं चाहते एज़ अ फंड हाउस और एज़ एन इंडस्ट्री, वी विल नेवर लाइक that the creamy layer goes to the foreigners and the skimmed milk remains for Indian investors. We will always want the creamy layer to be with the Indian investors, and that is the basic this thing. And वही काम हम करते हैं कि अपने फंड्स में रिसर्च को पूरा ध्यान रखते हुए रिसर्च पूरा कंपनीज की जाए, and we should be the first mover rather than the foreign. It's not that we are trying to से कि बाहर का पैसा इंडिया में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल दैट इज़ वेलकम। वो हमारी कंट्री में हमारी मार्केट को और स्ट्रेंथ देता है। परंतु ये सोचना कि भई नहीं-नहीं अभी मार्केट बहुत महँगी हो गई है, ठीक है, बिल्कुल एक मुफ़्त पैसा लगाना ठीक नहीं है, बट स्टैगर्ड वे में मार्केट में बने रहना ही एक ठीक रहेगा, क्योंकि जैसा कि लग रहा है कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी है और जो जो भी पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के बाद अगर सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे सोचा जा रहा है, तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में आएगा और मार्केट में भी बहुत पैसा बढ़ेगा, परंतु फिर भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मेरा संदेश यही होगा, आप बने रहें, पैनिक में पैसा मत निकालें, अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर पैसा निकालें। प्रॉफिट बुकिंग कहीं करना चाहता है कि मेरा बहुत पैसा बन गया, बट वन थिंग आई विल कॉशन यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू री-एंटर वन्स यू बुक द प्रॉफिट, बिकॉज़ कई बार हमने देखा है साइड लाइन पे इतना पैसा पड़ा रह जाता है कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। यू हैव टू हैव अ बैलेंस अप्रोच। If you want to book profit in a bit of your portfolio. If you want to put in money, put in a staggered manner. मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप 100% रहना चाहते हो या 25% रहना चाहते हो, वो आपके रिस्क एपेटाइट और आपके लिक्विडिटी पोज़ीशन पे डिपेंड करता है। परंतु मार्केट तो लंबे समय में तो इक्विटी मार्केट ही रिटर्न देने वाली है। ये आपने काफ़ी सही बात कही है कि अगर आप मुनाफा कमा भी रहे हैं तो बहुत ध्यान से उस मुनाफे को बांधिए, क्योंकि टीपी सर बहुत लोगों के सवाल भी ऐसे आ रहे हैं क्योंकि उनके मिड कैप स्मॉल कैप में अगर देखें तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो वो बांध कर निकल जाए या उसको रीबैलेंस करने के लिए लार्ज कैप की ओर थोड़ा सा झुकाव अपना सकते हैं, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड होता है मिड कैप स्मॉल कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में रखने का। ठीक है, पोर्टफोलियो को रफ्तार देने के लिए आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन लार्ज कैप को आप इग्नोर करें ऐसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी, स्थिरता जो है वो लार्ज कैप ही देंगे पोर्टफोलियो में। तो वो एक्सपोजर थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप के एक्सपोजर की पोर्टफोलियो लेवल पर, अगर मैं बात करूं, काफ़ी कुछ इंडिविजुअल गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है, लेकिन एक थंब रूल आप क्या देना चाहेंगे? देखिए कविता जी, उसमें ये है कि स्मॉल कैप हर एक पोर्टफोलियो का हिस्सा तो होना चाहिए। वो कितना प्रतिशत होना चाहिए वो हर एक बंदे के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। Small caps are definitely within the definition of risk in equity market is more riskier than the large cap. That is what we are saying. But आपको कुछ ना कुछ हिस्सा तो अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने रिटर्न को, तो कुछ हिस्सा तो स्मॉल कैप में लगाना ही पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको स्मॉल कैप फंड ही चुनने हैं। आप एक मल्टी एसेट फंड में लगा सकते हैं। आप एक आज की डेट में जिस तरह से आपने बोला कि बहुत लोगों का बहुत अच्छा मुनाफा बना हुआ है, दे कैन डेफिनेटली पुश सम पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो टू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। वहां पे आपका एक तो इक्विटी में बने भी रहेंगे और इक्विटी के बावजूद आपको एक डेट के भी जो आज की डेट में यील्ड्स वगैरह भी अट्रैक्टिव ही हैं, तो उसमें अगर बने रहेंगे तो आपको टैक्स एफिशिएंसी का भी ध्यान रखा जाएगा, आपकी लिक्विडिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, आपका सब कुछ में डिपेंड करता है हर एक बंदे का कितना है। आज की डेट में अगर मेरी एसआईपी चल रही है स्मॉल कैप फंड में, मैं तो बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो का जो पूरा मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका जो हिस्सा है वो करीब 30% है।
और उसमें क्या होता है कि मैं आज की डेट में जब निकालने लगता हूँ तो एक होता है कि यार मैं अपने स्मॉल कैप में दोबारा नहीं लगा पाऊंगा, तो इसलिए मैं पहले लार्ज कैप से निकाल लेता हूँ। परंतु वो मैं नहीं समझूंगा कि अच्छी है। अगर मेरे को निकालना है तो कुछ पैसा मेरे को स्मॉल कैप से भी निकालना चाहिए, और अगर मेरे को कहीं साइडलाइन करना है तो कुछ पैसा हमें स्मॉल कैप से निकाल के, कुछ और फंड से निकाल के मल्टी एसेट में जाना चाहिए। और हमें लगता है कि अभी बिल्कुल भी मेरे को थोड़ी देर बाहर रहना है मार्केट से, तो डेफिनेटली देयर आर फंड्स लाइक बैलेंस एडवांटेज फंड, तो मैंने या मल्टी एसेट तो मैं बात कर चुका हूँ। ये आर्बिट्राज में पार्क कर दीजिए या आप मनी मार्केट फंड में पार्क कर दीजिए अगर आपको लगता है। बट रेस्ट एश्योर्ड कि उसमें आपका पैसा तो सेफ रहेगा ही रहेगा, परंतु यू मे lose some opportunity of growth. But if you are satisfied with whatever you have made today, you have to actually minimize your aspirations of getting 30-40% return. Honestly speaking, and one thing has to be kept in mind: every day is a new day. Whatever you have done in past is past. फ्यूचर में क्या आएगा वो आपको ध्यान में रखना है। अगर फ्यूचर में आपने देखना है, अगर आप अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 12 से 15% तक लेके चलते हैं अगले 3 से 5 साल में, तो आप बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर आप 30% 40% की रिटर्न के एस्पिरेशन लेके चल रहे हैं, तो इट्स बेटर टू बुक योर फंड नाउ, कीप इट इन साइड, देन बाद में देखिएगा। क्योंकि इतना रिटर्न जो पिछले 1 या 2 साल में बना है, वो शायद आना मुश्किल होगा। दिस इज आवर व्यू। But the funds, irrespective of whether they are large cap funds or mid cap funds or small cap funds, will keep on giving you return anywhere between 12 to 18% over the period of 3 to 5 years. बहुत ज़रूरी है अपने रिटर्न्स को लेकर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना और थोड़े रियल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपको अपने लिए बांध लेने चाहिए। लेकिन पूरी चर्चा के लिए आपने समय निकाला, इतने विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ बात की और तमाम उनकी चिंताएं दूर की स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों को लेकर। डीपी सर, बहुत बहुत सराहना आपकी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परंतु एक चीज कविता जी मैं कहना चाहूंगा, जो भी जी मैंने जी आंकड़े बोले 12 से 15 या 18%, ये जी किसी भी जी, तरह से ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये कोई एश्योरेंस है या कोई कमिटमेंट है। बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें बिल्कुल मार्केट्स में 3 से 5 साल की जगह की ये साइकिल कई बार 7 साल 8 साल भी हो सकता है, या 2 साल में भी आपको इतनी रिटर्न आ सकती है। वी हैव टू बी वेरी हाँ। क्लियर अबाउट इट। इफ वी आर गेटिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स आर ऑलवेज वोलेटाइल। They cannot, बिल्कुल। these markets cannot give return in a straight line. That's something which I want to say. Thank you so much. चढ़ाव और उसी में आपको अनुशासित तरीके से, हालांकि अगर आप एक रास्ता अपनाएं तो आप ज़रूर 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 फायदे में रहेंगे। अपने आर्थिक लक्ष्यों को बांध कर चलें। धन्यवाद सर, धन्यवाद।